हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। क्वेश्चंस के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी बताना होता है, उनका ऑर्डर बताना होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, ये हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी को पढ़ने के बाद। ठीक है, अब थर्मल स्टेबिलिटी की पहले डेफिनेशन समझो। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, कि किस कंपाउंड के पास कितनी स्ट्रेंथ है कि मैं उसे हीट करूं तो भी वो स्टेबल है। स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड टू रेजिस्ट its decomposition at high temperature। ठीक है, at high temperature का मतलब हीट ही हो गया है ना। हाई टेम्परेचर हीटिंग ही होती है हाई टेम्परेचर का मतलब। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, की किसी कंपाउंड की कितनी स्ट्रेंथ है कि मैं उसको अगर हीट कर रही हूँ तो क्या होगा, वो उसकी डीकम्पोजिशन नहीं होगी। डीकम्पोजिशन का मतलब उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये स्टेबिलिटी होती है टुवर्ड्स हीट। इट इज व्हाट, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। हीट के लिए स्टेबिलिटी जो होती है ना, उसका मतलब भी क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है। मतलब आप हीट दे रहे हो पर कोई कंपाउंड जो है उसका ब्रेकडाउन ना हो, हीट देने के बाद भी उसे क्या कहेंगे हम, थर्मल स्टेबिलिटी कहेंगे कि ये कंपाउंड जो है थर्मली स्टेबल है। थर्मल मतलब हीट के ऊपर भी ये स्टेबल है। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड्स के लिए ना दो टाइप से थर्मल स्टेबिलिटी का जो है मेथड होता है टू कैलकुलेट करने का आयनिक कंपाउंड्स के लिए। एक होता है पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए और एक होता है मोनोएटॉमिक आयंस के लिए। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मोनोएटॉमिक आयंस के लिए। तो आप ऐसे लिखोगे कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए, फॉर आयनिक कंपाउंड्स थर्मल स्टेबिलिटी दो वे से डिफाइन हो सकती है। फॉर आयनिक कंपाउंड्स थर्मल स्टेबिलिटी कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। थर्मल स्टेबिलिटी कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, कैन बी डिफाइंड दो वेज के अंदर डिफाइन हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसका, मोनोएटॉमिक का। मोनोएटॉमिक एनायंस का। देखो, मोनोएटॉमिक आयंस का क्या मतलब होता है, मोनोएटॉमिक आयंस का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, अब इसके अंदर आ सकते हैं आपके सपोज X नेगेटिव। X नेगेटिव का क्या मतलब है, हैलाइड्स आ गए, या फिर हाइड्राइड्स आ गए। H नेगेटिव का क्या मतलब है, हाइड्राइड्स आ गए, या नाइट्राइड्स, N3 नेगेटिव जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये इनकी देखो हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, ये जो होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं। जैसे कि आप S2 नेगेटिव कह लो या फिर O2 नेगेटिव कह लो, एक्सेट्रा। जितने भी जो आपके स्मॉल वाले कैटेगरी होगी ना, वो सारे मोनोएटॉमिक आयंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये ऑक्साइड्स है, सल्फाइड्स है, नाइट्राइड्स है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, मोनोएटॉमिक आयंस के अंदर आती हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना, थर्मल स्टेबिलिटी मोनोएटॉमिक आयंस के लिए जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी। हमने डिस्कस किया था ना, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, बॉर्न हेबर साइकिल वाला। जिसको नहीं पता वो जो है हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेटेस्ट एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हमने पहले भी देखा था कि लेटेस्ट एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज अपॉन में साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस अगर ये फॉर्मूला लर्न है तो आप ये जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे कर सकते हो, अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर मोनोएटॉमिक आयन आया हुआ है तो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप नीचे दो बातें ना एज अ नोट बना के लिखेंगे अपनी नोटबुक में। वो क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीसॉल्ट। अगर ग्रुप, वैसे तो ग्रुप 1 के लिए ही आती है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का कंपैरिजन ही होता है मोस्टली। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीसॉल्ट क्या रहती है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीसॉल्ट। और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड का क्या होता है। देखो, अगर आप ग्रुप 1 के लिए बात करोगे और ग्रुप 2 के लिए बात करोगे तो ऑक्सीसॉल्ट के लिए तो ग्रुप 1 जो होता है, ग्रुप 1 उसका वो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ग्रुप 2 के, और इसके अपोजिट होता है, ग्रुप 1 की लेस स्टेबिलिटी होती है एज ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीसॉल्ट की अगर आप बात करोगे तो ग्रुप 1 जो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसके अंदर लिथियम, Na, RbCs ये सारे एलिमेंट्स जो आते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अगर एज कम्पेयर टू आपके मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, इससे। और ऑक्साइड की बात करोगे तो बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर रहता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, इसलिए मैं ये ऐसे ही लिखे रहने देती हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास Li2O। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास Li2O, Na2O और K2O। इसके अंदर आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। देखो कैसे बताओगे थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे पहले आप चेक करोगे कौन सा आयन इन्वॉल्व है, कौन सा आयन इन्वॉल्व है, मोनोएटॉमिक आयन इन्वॉल्व है। इसका मतलब फॉर्मूला तो यही वाला यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं।
अब इसके अंदर आपका जो आयन है वो तो सेम है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है Li पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव वाला होगा, ये K पॉजिटिव वाला होगा। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप तो साइज क्या कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब कि लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है ना, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, देयरफॉर ऑर्डर क्या रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी का ये। ठीक है, पहले आप कुछ नहीं, बस आप पहले क्वेश्चन के अंदर चेक करो कौन सा आयन इन्वॉल्व हो रहा है। अभी आपको मोनोएटॉमिक आयन बताए गए तो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक। ठीक है, फिर आप देखो कि इन सब के ऊपर चार्ज तो सिमिलर ही है, Li पॉजिटिव। Li2 कैसे बना होगा, देखो Li2 बना होगा, Li की कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। अब बना है Li2, Li की ओवरऑल तो कितनी है, Li की तो जो यहाँ लिखा होता है वो होती है ना वैलेंसी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, तो Li की कितनी है 1, तो सबके ऊपर चार्ज ऐसे कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज तो हम नहीं कंसीडर करेंगे, फिर क्या कंसीडर करो, साइज। जैसे यहाँ जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, K पॉजिटिव का साइज ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है ना, ये ग्रुप 1 किया Li Na K RbCs। ठीक है, तो ऊपर से लेकर के नीचे जाते हो तो साइज आपका इंक्रीज करता है, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी, ये जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज LiF2 NaF2 और PF2, LiF2 NaF2 और PF2, इनके कंपैरिजन में देखते हैं। देखो सेम मोनोएटॉमिक हैलाइड है ना, F नेगेटिव है तो मोनोएटॉमिक है ये, इसका तो हो गया। अब ये क्या है Li2 पॉजिटिव, ये क्या है Na2 पॉजिटिव, ये क्या है P2 पॉजिटिव। अब यहाँ से यहाँ जाओगे, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो साइज क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, देयरफॉर ऑर्डर क्या रहने वाले हैं। आपको कैसे पता साइज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखो लिथियम यहाँ है, Na यहाँ है, लिथियम है Na है, ये क्या है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है। P मतलब कि फॉस्फोरस, ये कौन सा है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो सबसे बड़ा साइज इसका है, सबसे बड़ा साइज किसका है, इसका है। उससे बड़ा साइज सबसे, देखो सॉरी, अगर देखो आप ऐसे करोगे Li Na और P, तो Li Na और P के केस में एक्चुअली ये P नहीं है, दिस इज K, ये K है, ये P नहीं है, हमने गलती से लिख रहे हैं यहाँ K है। ठीक है, क्योंकि ना फॉस्फोरस का तो साइज बड़ा ही होता है, फॉस्फोरस का तो साइज छोटा ही होगा। हाँ, अब देखो Li Na और यहाँ पे क्या है, ये K। अब देखो Li यहाँ पे, Na यहाँ पे और K, मतलब टॉप टू बॉटम आ रहा है, Li यहाँ पे, Na यहाँ पे, K यहाँ पे, टॉप टू बॉटम आ रहा है ना, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डेट इज BO। ये सारे सिमिलर से क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बस आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सोल्व होगा। अब हम बात करते हैं BeO, BeO, MgO और CO। इसी केस में देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मोनोएटॉमिक आयन प्रेजेंट है, मतलब फॉर्मूला तो यही वाला यूज होने वाला है, मोनोएटॉमिक आयन के लिए फॉर्मूला है ना ये। अब यहाँ पे Be है, यहाँ पे Mg, यहाँ पे Ca, Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव। ये क्या है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, टॉप टू बॉटम प्रेजेंट होते हैं ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे टॉप टू बॉटम। साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, सिमिलरली आप H2O, H2S और H2S के केस में भी बताओ। देखो H2O, H2S और H2Se, इसके अंदर क्या है, हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है, H नेगेटिव H नेगेटिव, ये सारे हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है। उसके बाद क्या कंपेयर करोगे आप, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के अंदर क्या है आपका, ये 2 पॉजिटिव, ये भी 2 पॉजिटिव, ये भी 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये कैसे प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ जाओगे तो साइज क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बस करते हैं, NH3 PH3 ASH3, NH3 PH3 और ASH3, ये भी क्या, इसके अंदर भी सारे हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है, मोनोएटॉमिक आयन होता है, तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, है ना। अब यहाँ पे ये क्या होता है, नाइट्रोजन, ये ग्रुप 15 वाली सीरीज है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी बिस्मथ ऐसे होते हैं।
टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइज तो इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो थर्मली सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, NH3। ठीक है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो, जो कि किसके अंदर आएंगे, आपके मोनो एटॉमिक वाले आयन जिस भी क्वेश्चन के अंदर आएंगे वो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। पर अब सपोज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि है BeSO4, MgSO4 और CeSO4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब तक तो हमने सीखा ही नहीं कि SO4 क्या होता है। SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो पॉलीएटॉमिक आयन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमने अभी नहीं सीखा है, दैट्स व्हाई हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, पॉलीएटॉमिक आयन के केस में। अब देखो सेकंड जो है हमारा वो क्या है, 4 पॉलीएटॉमिक आयन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलीएटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम से मिलकर जो बने हुए होते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, O2 नेगेटिव। ठीक है, और O2 नेगेटिव को क्या कहते हैं हम, O2 नेगेटिव को कहते हैं हम परऑक्साइड। ऐसे ही सुपर ऑक्साइड भी होती है ना, आपको पता है क्या होता है, कार्बोनेट। ये क्या होते हैं, सल्फेट्स। ये क्या, अब OH नेगेटिव कह लूँ या फिर HC3O नेगेटिव, जो कि बहुत सारे एटम से मिलके बने हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक कहते हैं। नाइट्रेट्स भी हो सकता है, NO3 नेगेटिव भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स का क्या फॉर्मूला होता है, O2 नेगेटिव। ये क्या है, सुपर ऑक्साइड्स। ये ऐसे और भी बहुत जितने भी आपके आयंस होंगे जो कि बहुत सारे एटम से मिलके बने होंगे, उसके अंदर क्या आते हैं, ये पॉलीएटॉमिक आयंस में वो हम उसे कंसीडर करते हैं, तो वो क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। तो ये सारे पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था पोलराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से, और हमें पता है कि जो पोलराइजेशन होती है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक जो है ट्रिक जो आप यूज कर सकते हो व्हाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, वो ये है पॉलीएटॉमिक आयन के लिए, वो ये होती है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना वो डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो थर्मल स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। या ट्रिक के फॉर्म में यूज कर सकते हो, अगर आपको पता है क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली इतनी प्रैक्टिस है आपकी कि आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि टॉप टू बॉटम वाली सीरीज है और आपको पता चल रहा है कि पॉलीएटॉमिक आयन इन्वॉल्व है, तो आप जो है इस ट्रिक का यूज कर सकते हो कि टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करेगी, और जो लेफ्ट टू राइट होती है वो क्या है, आपकी थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज करती है। पर ये केस किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर पॉलीएटॉमिक आयन के लिए। ठीक है, किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पॉलीएटॉमिक आयन के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जो हमने लिखा था BeSO4, MgSO4, CSO4। अब इसको अपने अरेंज करना है, कैसे देखो, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे मोनोएटॉमिक आयन इन्वॉल्व है फिर पॉलीएटॉमिक। तो SO4 तो पॉलीएटॉमिक आयन इन्वॉल्व होता है, मतलब कि फॉर्मूला तो यही वाला यूज होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या सीरीज चल रही है, आपको पता है टॉप टू बॉटम वाली सीरीज चल रही है, और आपको पता है कि वैसे अगर देखो इसमें आप कंसीडर करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि सबसे ये आप यहाँ जाओगे तो आपका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, साइज ऑफ द कैटायन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलराइजेशन के। साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन डिक्रीज करेगी, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगी तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। या तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, या तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो कि पोलराइजेशन देख लो, पहले साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज हो रहा है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था।
साइज ऑफ द कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजेशन डिक्रीज कर रही है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप ऐसे तो बता सकते हो। अगर आप ऐसे बताना चाहो कि हमें तो पहले ही देखा था कि टॉप टू बॉटम आपको पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करती है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। बस इससे जो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू वाले होता है उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो दैट इज व्हाई यही प्रेफर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं LiNO3, NaNO3 और KNO3। अब इसको आप अरेंज करके बताओ इन दी ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। पहले आइडेंटिफाई करोगे मोनोएटॉमिक आयन है पॉलीएटॉमिक, तो NO3 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 दैट इज पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं है। Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। अगेन टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो ऑर्डर क्या रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी, ये रहेगा। क्वेश्चन थर्ड है आपका LiHCO3, NaHCO3, KHCO3। इसके अंदर भी कौन सा आयन इन्वॉल्व है, कौन सा आयन इन्वॉल्व है इसके अंदर, HCO3 नेगेटिव। कौन सा, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसका कैटायन क्या है, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। अगेन साइज इंक्रीज कर रहा है, ऐसे कह सकते हो। टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BeCO3, MgCO3 और CaCO3। ठीक है, अगेन CO3 कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, कैटायन क्या प्रेजेंट है, Be, Mg, Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, है ना। अब इसके अंदर क्या है, साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगी, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। बस थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा ये। और फिर ऐसे भी कह सकते हो कि टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करती है। लास्ट क्वेश्चन है KO2। देखो KO2 NaO2, बस इन दोनों के अंदर ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, KO2 और NaO2। अब इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका साइज कंपेयर करो आप, साइज क्या है, K का ज्यादा या फिर Na का। ऑफ कोर्स हमें पता है साइज जो होता है, साइज यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि K पॉजिटिव है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है, साइज डिक्रीज हो रहा है। हमें पता है कि जो साइज ऑफ द कैटायन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन की, और वो देखो साइज ऑफ द कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। साइज जितना ज्यादा छोटा है उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, KO2 की ज्यादा है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी है KO2 की ज्यादा है। अब हम जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर चुके हैं मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयन के लिए, पर कुछ एक्सेप्शंस आती हैं जिसके लिए हम नोट बना के लिखेंगे। ठीक है, कि सो दैट हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले वो एक्सेप्शन चेक करेंगे कि वो एक्सेप्शन तो नहीं आई है। देखो सबसे पहले जो एक्सेप्शन होती है वो होती है कि जो आपके LiHCO3 होता है, LiHCO3 और ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स, ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स का मतलब पता है आपको, ग्रुप 2 का मतलब क्या होता है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये सारे के सारे आते हैं। ये जो जितने भी ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स होते हैं और जो आपका LiHCO3 होता है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन सा, LiHCO3 और आपके ग्रुप 2 के कार्बोनेट। जो दूसरा है, अगर सपोज आप CO3 2 नेगेटिव लोगे या फिर SO4 2 नेगेटिव लोगे या पॉलीएटॉमिक आयन जैसे OH नेगेटिव लोगे, ठीक है, किसके OH नेगेटिव लोगे, किसके, ऑफ Na, K, Rb, CS। अब ये क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इनके अगर आप कार्बोनेट, सल्फेट या फिर हाइड्रोक्साइड लेते हो तो वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं करती, डज नॉट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, ये मेल्ट करती है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, दे ओनली मेल्ट, सिर्फ ये मेल्ट करती है। थर्ड जो है आपका, ये क्या होता है, जैसे थर्ड के अंदर जैसे BeCO3 है। अब BeCO3, अगर आपने BeCO3 को कोई कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वायरमेंट में रख दिया, अगर VOC इज केप्ट इन
इफ लिखो, इफ BOC इज kept in कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट, अगर ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया BeCO3 जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, BeCO3 का क्या मतलब होता है, बेरिलियम कार्बोनेट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो डीकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। इट डीकम्पोज ड्यू टू थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि उसकी लेस होती है, डीकम्पोज, इट विल डीकम्पोज ड्यू टू लेस थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर आपने BeCO3 को कार्बन डाइऑक्साइड वाले इन्वायरमेंट के अंदर रखा है तो वो क्या हो जाता है, अब जैसे BeCO3 है, कैसे होगा, क्या बनेगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, क्योंकि जब भी कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमेशा ही रिलीज होती है, हमें पता है। जब भी यहाँ पे CO3 आएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा इवॉल्व होती है। तो ये जो है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि कैसे जो है BeCO3 को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के इन्वायरमेंट में रखते हो तो वो डीकम्पोज होता है। क्यों, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम का मतलब हाई टेम्परेचर पे ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिस वजह से BeCO3 अपनी ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी के अंदर, थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हम बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट स्टडी करेंगे, कार्बोनेट का, हाइड्रोक्साइड का, सल्फेट्स का, ठीक है। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट डिस्कस करते हैं कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट्स। देखो, जब भी आप मेटल कार्बोनेट्स को हीट करवाओगे तो अभी हमने देखा है क्या रिलीज होता है, ऑक्साइड रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स को जब भी आप हाई टेम्परेचर दोगे तो Mo+ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अब आपको इसमें भी नोट बना के लिखना है, क्योंकि इसके अंदर भी एक्सेप्शन होती है। जैसे ग्रुप 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रुप 1 के अंदर फॉर ग्रुप 1 सिर्फ Li2CO3 ही डीकम्पोज होती है, ओनली Li2CO3 डीकम्पोज। NaCO3 वाला ये आपका डीकम्पोज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्रुप 1 के अंदर ओनली Li2CO3 ही डीकम्पोज होती है। अगर आप ग्रुप 2 की बात करोगे, फॉर ग्रुप 2 ऑल कार्बोनेट्स डीकम्पोज, इसके सारे कार्बोनेट्स डीकम्पोज होते हैं, ऑल कार्बोनेट्स डीकम्पोज, ठीक है। इसके सारे कार्बोनेट डीकम्पोज होते हैं, किसके, ग्रुप 2 के लिए। सपोज आपने क्या लिया है, CaCO3 लिया है, ठीक है। अब पहले तो आप लिख के दिखाओ Li2CO3 को अगर आप हीट करोगे तो क्या रिलीज होगा, अब आपको पता है, आपने रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, क्या रिलीज होगा, Li2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, है ना। अगर आप क्या लेते हो यहाँ पर CaCO3 ले लो, चलो CaCO3 को हीट करोगे तो क्या रिलीज होगा, CO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, MgCO3 का भी करवा सकते हो, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का भी करवा सकते हो, लेकिन ग्रुप 1 के अंदर सिर्फ Li2CO3 ही वाली जो आपके कार्बोनेट होती है वो डीकम्पोज होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी मेटल कार्बोनेट्स। जब आप हीट करते हो तो क्या रिलीज होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि Li2CO3 दे देंगे, Li2CO3 दे देंगे, और आपके पास है CaCO3 दे देंगे, और आपके पास NaCO3 दे देंगे, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सी जो है डीकम्पोज करेगी, तो हमें पता है कि Li2CO3 तो डीकम्पोज करती है, ग्रुप 2 वाली भी सारी करती है, लेकिन Na2CO3 डीकम्पोज नहीं करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको ये एक्सेप्शंस जो है वो लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट्स का तो हमने देख लिया। मेटल कार्बोनेट्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट्स की। मेटल बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3, ठीक है। बाइकार्बोनेट कैसे लिखते हैं हम, MHCO3 का होल X, मतलब M की सपोज कोई भी वैलेंसी होगी, कैसे स्प्लिट होगा, हीट करेंगे सबसे पहले, क्या MCO3 का होल X होगा, CO3 क्या है, बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के अंदर डीकम्पोज होगा, क्या कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में आपका वाटर, ठीक है। ये जो होती है रिएक्शन होती है किसकी, मेटल बाइकार्बोनेट्स की। इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितनी भी आपके ऐसे कह सकते हो, जितनी भी ऑल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं डीकम्पोज, सारे डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। मेटल बाइकार्बोनेट्स के अंदर देयर इज नो एक्सेप्शन, जितने भी आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो डीकम्पोज होते हैं। अब आप ये रिएक्शन कैसे लर्न करोगे, देखो HCO3 है,
HCO3 है का मतलब जहां भी CO3 आएगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी ही होगी। H है मतलब कि वाटर वेपर भी रिलीज होगा, H2O प्लस में CO2 तो आ गया। अब CO3 है मतलब कि बाइकार्बोनेट का जो वो होता है ना, बाइकार्बोनेट का जो मोनोमर होता है वो ये होता है CO3, ठीक है, CO3। तो दैट्स वाई CO3 CO2 प्लस में वाटर। इस तरीके से आप रिएक्शन को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में, थर्ड, क्योंकि ये सेकंड था ना। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में। हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? हाइड्रोक्साइड का मतलब OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। मेटल हाइड्रोक्साइड्स कैसे होती है? इसके अंदर सबसे पहले कैसे लिखते हैं? MOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MOH का होल ट्वाइस है। यहाँ पे कौन से आएंगे? M कोई भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन एक्सेप्ट वही वाली एक्सेप्शन आ गई Na, K, Rb और CS। इन चारों को छोड़ के M यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। जब आप इसे हीट करोगे तो आपके पास क्या रिलीज होता है? M2OX। अब प्लस में आप बताओ क्या रिलीज होगा? OH2 है तो क्या रिलीज होगा? ऑफ कोर्स वाटर ही रिलीज होगा, है ना। इस तरीके से आप आइडिया भी लगा सकते हो अगर आपको रिएक्शन लर्न नहीं है तो, ठीक है। OH2 मतलब कि वाटर रिलीज होगा और ये है तो इसका मोनोमर में स्प्लिट होगा। तो M2OX और इसके अंदर M यहाँ कोई भी मेटल हो सकता है एक्सेप्ट Na, K, Rb, CS। अगर आप ग्रुप 2 के चाहोगे तो ग्रुप 2 के सारे डिकम्पोज करते हैं। ग्रुप 2 के ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स होती हैं वो डिकम्पोज करती हैं ग्रुप 2 के, ठीक है। लेकिन ग्रुप 1 के सिर्फ और सिर्फ Li वाली ही होगी। सपोज आपको फॉर्मूला दे दिया जाए CaOH ट्वाइस है, अब इसका डिकम्पोजिशन लिख के दिखाओ आप CaOH ट्वाइस, तो आपको फॉर्मूला पता है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है हमने, क्या होगा? CaO प्लस में वाटर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब कि ये अगर आपको पता तो आप कोई भी किसी भी मेटल का निकाल सकते हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स का अब हम 3 केस डिस्कस कर चुके हैं। मेटल कार्बोनेट सबसे पहले डिस्कस किया था, फिर मेटल बाइकार्बोनेट और फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब हम 4th केस डिस्कस करते हैं जो कि क्या है? मेटल नाइट्रेट्स। फोर्थ केस मेटल नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का क्या फॉर्मूला होता है? NO3 नेगेटिव होता है ना नाइट्रेट्स का फॉर्मूला, तो NO3 के लिए डिस्कस करते हैं। देखो कैसे लिखते हैं? NO3 का होल X, यहाँ पे कोई भी वैलेंसी हो सकती है मेटल की, क्या रिलीज होगा? NO3 है। अब देखो यहाँ तो आपको चाहे ना बताओ, NO3 है मतलब कि नाइट्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी, साथ में ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी, क्यों? क्योंकि NO3 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑक्साइड, जैसे कि हम लास्ट क्लास में कह रही हूँ, सॉरी, अभी जो डिस्कस करके आए ना पहले वाले तीनों केसेस के अंदर ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्साइड ही रिलीज होती है। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन होती है, यहाँ कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट किसके नहीं होगा? वही सारी Na हो गया, K हो गया, Rb एंड CS, इन चारों को छोड़ के यहाँ मेटल कोई भी हो सकता है। अब है ना, जो इनकी नाइट्रेट्स होती है ना, जो इनके नाइट्रेट्स होती है, 2 केसेस बनते हैं, एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, अलग अलग वो होती है एट हाई टेम्परेचर। अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं लो टेम्परेचर पे और आपके हाई टेम्परेचर पे। कैसे? देखो, अगर आपने टेम्परेचर लो रखा है तो आपका बनेगा MnO2 प्लस में हाफ ऑफ ऑक्सीजन, MnO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन वहां पे क्या बनेगा? वहां पे आपका M2O बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। N2 प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप लो टेम्परेचर पे करते हो तो आपका प्रोडक्ट ये बनता है, और अगर आप हाई टेम्परेचर पे करते हो तो आपका प्रोडक्ट ये बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इनके नाइट्रेट्स होंगे तो लो टेम्परेचर दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग। सपोज आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ LiNO3, अब इसको आप करके दिखाओ, ट्वाइस की लिखी हूँ LiNO3, अब इसको करके दिखाओ आप हीट डिकम्पोज कैसे करोगे, किसके अंदर स्प्लिट होगा? यहाँ पे तो सिंपल ही है, Li2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और प्लस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ग्रुप 2 की जो नाइट्रेट्स होती है ना, आप नोट बना करके लिखोगे कि जो ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स होते हैं, ग्रुप 2 के जो नाइट्रेट्स होते हैं, ग्रुप 2 में कौन कौन से आगे नाइट्रेट, जैसे कि CnO3 हो गया या फिर Mg वाला, तो ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऑन डीकम्पोजिशन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऑन डीकम्पोजिशन के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मेटल नाइट्रेट्स। इसी के अंदर आपका जो है थर्मल स्टेबिलिटी का जो भी हमने डिस्कस करा था कंसेप्ट, सारे डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, पर आप एक एक्सेप्शन जरूर लर्न रखना, बिकॉज इन्हीं में जो है ना हम भूल जाते हैं, हमें सब कुछ, अगर सपोज आप सब कुछ भी वो कर लोगे तो सबसे पहले आप एक्सेप्शन चेक किया करोगे। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक्सेप्शन तो नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन के बेसिस पे ही जो है हम लैग कर जाते हैं। तो अब हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले आंसर नंबर 1, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है किसके अंदर, MgCO3 के अंदर, Na2CO3 के अंदर और K2CO3 के अंदर। देखो अभी हमने डिस्कस किया है कि थर्मल स्टेबिलिटी बतानी होती है तो हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले आपका आयन चेक करते हैं। आयन कौन सा है यहाँ पर, कार्बोनेट आयन है, मतलब कि पॉलीएटॉमिक आयन है, मतलब कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, पोलराइजेशन, और हमें पता है कि जो आपकी पोलराइजेशन होती है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज अपॉन में साइज। तो बस हम ये चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या है, Mg2 पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ऐसे ही है ना, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, यहां से यहां मूव करो, देखो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो रही है, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ऑर्डर क्या रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी का, ये। ठीक है, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा, K2CO3। कैसे चेक किया हमने, सबसे पहले इसके आयन चेक करोगे, कौन सा आयन, कौन सा पॉलीएटॉमिक है या मोनोएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक है तो आपको फॉर्मूला तो लर्न ही है, ऐसे वाला। ठीक है, अब आपको, क्योंकि हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, हम एक ही ग्रुप से क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जैसे LI NA अभी ग्रुप 1 के ही है, या फिर ऐसे कह लो BE MG CA, ये सारे ग्रुप 2 के, हम सेम ही ग्रुप के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। पर आपको पता होना चाहिए, अगर ग्रुप को मिक्स करके भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या देखोगे, देखो चार्ज देखोगे, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो रही है, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है मतलब थर्मल स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो रही होगी, थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ से यहाँ जा रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो देयरफॉर द आंसर विल बी, ऑर्डर विल बी दिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करेगा इन सब में से, MgCO3, ये आंसर 2 है, MgCO3, CaCO3, K2CO3 या फिर Na2CO3। अब ये डिस्कस करते हैं। देखो MgCO3, CaCO3, K2CO3 या फिर, अब आपको पता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो थर्मल स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम जाते हो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। कैसे, CO3 है, अब पहले तो आप CO3 पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब तो यही फॉर्मूला यूज होगा, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, पर ये इजी रहता है। ठीक है, अब आप देखो कैसे इसको अरेंज करोगे। Na कहाँ आता है, Na यहाँ है, ग्रुप 1 का है, उसके बाद क्या आएगा, Na के बाद K आएगा, ग्रुप 2 का कौन सा है, Mg, और यहाँ क्या है, Ca। ठीक है, यहाँ पे ऑल्सो बेरिलियम आता है, पर ठीक है हमने ऐसे कंसिडर कर लिया। अब हमें पता है लेफ्ट टू अगर हम राइट जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, और टॉप टू बॉटम आ रहे तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। मतलब इसके अंदर कुछ है, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इजीली, मतलब थर्मली कौन सबसे ज्यादा लेस स्टेबल है, तो थर्मली लेस स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा तो थर्मली लेस स्टेबल ये है, तो थर्मली लेस स्टेबल, थर्मली लेस स्टेबल अमंग द फॉलोइंग कौन आ गया आपके पास, MgCO3। पर हमसे पूछा तो क्या था, हमसे पूछा तो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी जल्दी जो इवॉल्व कर दे, अब ये थर्मली लेस स्टेबल है तो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही जल्दी रिलीज करेगा, देयरफॉर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इजीली, देयरफॉर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इजीली। तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका, ये होगा MgCO3। MgCO3 एक ऐसा कंपाउंड है इन सब में से जो कि बहुत जल्दी CO2 गैस रिलीज कर देगा, क्योंकि थर्मली लेस स्टेबल है इन सब कार्बोनेट्स में से। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज विच ऑफ द कार्बोनेट विल नॉट गिव ऑक्साइड ऑन हीटिंग, हीट करने पे कौन से ऑक्साइड नहीं देगी। देखो इतने सारे कंपाउंड्स रखे तो हम इसको लिखेंगे तो नहीं, अब ऐसे ही डिस्कस करते हैं। देखो आपने यहाँ एक्सेप्शन पढ़ा था कि Na, K, Rb और Cs, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं करके, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं डू नॉट डिकम्पोज, डू नॉट डिकम्पोज। डू नॉट डिकम्पोज का क्या मतलब है,
कि विल नॉट गिव ऑक्साइड, विल नॉट गिव ऑक्साइड ऑन हीटिंग। अगर आप इन्हें हीट करोगे तो ऑक्साइड नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये एक्सेप्शन थी ना। इसका मतलब क्या है कि इनका फाई जो होता है बहुत कम होता है। फाई का मतलब आयनिक पोटेंशियल, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मतलब कि क्या है, इनकी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा कम होती है, पोलराइजेशन इज वेरी लेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कौन सा, अब Na का कौन सा है यहाँ पे, Na का है ये रहा Na2CO3। ये Ca वाला तो करता है, Li2 भी करेगा, Ba वाला भी करेगा, ZnMg। अब K2CO3 मतलब कि आंसर क्या होगा आपका, आंसर विल बी Na2CO3 एंड K2CO3। ये दोनों के दोनों कार्बोनेट्स ऐसे होंगे आपके पास इन सब कंपाउंड्स में से जो कि डिकम्पोज नहीं करेंगे या फिर ऑक्साइड नहीं देंगे ऑन हीट करने पे। ठीक है, डिकम्पोज ही नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन ही नहीं करेंगे तो ऑक्साइड कैसे मिलेगी, मिलेगी ही नहीं, है ना। तो इस वजह से तो आप ये एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।